हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे DSSB एनम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम लोग ने बात किया था 155 क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। और आज इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं DSSB का जो एनम का एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जो 155वां क्वेश्चन था वो था कि सामान्य प्रश्नों को क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या होगा, इसको आपको कमेंट में बताना है कि सामान्य प्रश्नों को क्या कहते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो, इसका संकेत क्या होता है। सो का मतलब क्या होता है। तो सो अगर जब आता है तो इसको हम सच्ची प्रसव वेदना कहते हैं। जैसे कि झूठी प्रसव वेदना जो होती है, कल मैंने आपको बताया था कि एक झूठा प्रसव का लेबर पेन स्टार्ट होता है, जो सच्ची प्रसव वेदना है, जो ट्रू लेबर पेन है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रू लेबर पेन भी कहते हैं, इसके 1 वीक पहले स्टार्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, डिलीवरी का टाइम आ गया है, बट ऐसा नहीं रहता है। वो जो फाल्स लेबर पेन होता है, उसमें अगर एनिमा दे दिया जाए या फिर कोई पेन किलर दवा दे दी जाए तो उससे रिलैक्स इंसान को मिल जाता है। लेकिन जब सो की स्थिति आती है, जब सो आता है, तो ये इसका मतलब होता है कि सच्ची प्रसव वेदना स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें अगर कोई भी किसी महिला को अगर दे रहा है दवा, पेन किलर वगैरह, तो इससे कोई भी आराम नहीं मिलता है और सर्विक्स का डायलेशन होता रहता है। तो ये होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि शायद इंग्लिश में नहीं था और हिंदी में ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बात कर ली जाए। तो 157 है, व्हाट इज़ द टोटल टाइम पीरियड फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रीमी एंड मल्टी। तो इसका पूछने का मतलब है कि तीसरे चरण की प्रसव, प्रीमी और मल्टी का कुल समय अवधि क्या होता है। अगर तीसरे चरण में मतलब जैसे कि जो प्राइमरी पहली बार जो महिला प्रेग्नेंट हुई है और जो बहुत बार हो चुकी है, मतलब 2-3 बच्चे को जन्म दे चुकी है जो महिला, उसके में कुल समय अवधि क्या होती है तीसरे चरण की स्टेज में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 30 मिनट की समय अवधि कुल होती है, क्योंकि थर्ड स्टेज में जो होता है, आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें डायलेशन होता है। जैसे ही कि डायलेशन पूरा 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, वहीं पर फर्स्ट स्टेज समाप्त हो जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो आउट होता है, बेबी क्या होता है कि आउट होता है। और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा आउट होता है। और जो फोर्थ स्टेज होता है, वो फोर्थ स्टेज में 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है कि माँ में कोई तकलीफ़ नहीं है या फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, जो कि PPH कंडीशन को कॉज कर दे। तो इस सब के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर डिलीवरी द इमीडिएट केयर गिवन फॉर द बेबी इज। तो इसकी हिंदी जान लेते हैं। 158 नंबर, प्रसव के बाद शिशु को तुरंत दिए जाने वाला ध्यान कौन सा है। प्रसव के बाद शिशु को तुरंत दिया जाने वाला ध्यान कौन सा है। तो टू क्लियर द एयरवे, या हवा का रास्ता साफ करना, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है कि रज्जू को कसना, टू क्लैम्प द कॉर्ड, रज्जू को निर्मल करना, क्लीन द कॉर्ड, या फिर इनिशिएट द फीडिंग, पिलाने की अवस्था को शुरुआत करना, मतलब ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे ही प्रसव के बाद शिशु को तुरंत दिए जाने वाला ध्यान ये है कि उसके जो हवा का रास्ता है, उसका जो सांस लेने की का रास्ता, उसको तुरंत पहले साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग फॉर द पार्शियल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज। तो जन्म के समय पेरिटल अस्थि की अतिव्याप्ति होने को हम क्या कहते हैं। देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दे रही हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर आता है वो दोनों लैंग्वेज में आता है इसी तरीके से। सो ओवरलैपिंग ऑफ द
पेरिटियल बोन बर्थ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो कैपुट कहते हैं, या फिर मोल्डिंग कहते हैं, या फिर हीमाटोमा कहते हैं, या फिर फिक्सेशन कहते हैं। तो ये जो होता है इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग ड्रग्स इज गिवन टू इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाएं दी जाती हैं? तो गर्भाशय के आकुंचन के लिए कौन सी दवाएं दी जाती हैं? तो ऑक्सीटोसिन दवा दी जाती है। कौन सी दी जाती है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस फॉर गिवन बर्थ इज कॉल्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जन्म देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही, इसको हम प्रसव कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा जी, क्योंकि लेबर मीन्स प्रसव होता है, तो डी ऑप्शन जो कि लेबर में दिया है। व्हाट इज़ द नॉर्मल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो सर्विक्स का डायलेशन नॉर्मली कितना होता है? सामान्य ग्रीवा का परिणाम कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर जैसे ही डायलेशन हो जाता है तुरंत ही फर्स्ट स्टेज में ये चीज़ें होती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियल पीरियड, तो ड्यूरेशन प्यूपेरियल पीरियड मतलब क्या होता है कि प्रासविक अवधि कितनी होती है? प्रासविक जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसव से 6 सप्ताह, जिसको प्यूपेरियम के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसमें जो राइट ऑप्शन था आंसर की में जब पहली बार आंसर की आई थी तो इसमें था कि प्रसव से 10 सप्ताह के बाद, लेकिन फिर जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था तो इसमें 6 सप्ताह हो गया था। वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ प्यूपेरियम इज नोन, तो प्राश्विक अवधि के पहले 30 सप्ताह मतलब दूसरे सप्ताह के दौरान होने वाले यौन स्राव को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इफेसमेंट कहते हैं। इफेसमेंट कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम इफेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यही सब हिंदी में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो क्या सूचित करता है कि भ्रूण संकट को संकट करता है, या फिर सेंटर प्लेसेंटा प्रीविया को, या फिर प्रसव में अडका को, या ऊपरी सभी को। तो ये जो होता है उपयुक्त सभी को, इसमें राइट ऑप्शन रहेगा सिजेरियन सेक्शन मतलब सभी इसके अंतर्गत आ गया। आपका फेवरेट ऑप्शन जो कि यह होता है उपयुक्त सभी। दुग्ध स्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है? तो दुग्ध स्रावण के लिए हार्मोन्स जो जिम्मेदार होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या प्रोलैक्टिन होता है? अच्छा, जो माँ में होता है जो IgA मिलता है, अगर जैसे कि दूध ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो ब्रेस्ट से अगर पूछा जाए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलता है तो IgA मिलता है। ठीक है, भ्रूण के मृत रोमिल बाल होते हैं जिसे कहते हैं, तो भ्रूण जो होता है, फीटस जो होता है, उसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लेनोंगो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेनोंगो के नाम से जानते हैं। श्वासारोध शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि अगर कोई भी शिशु है उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसमें नर्सिंग केयर आप क्या देंगे? तो उसका सिंपल सा ऑप्शन है कि ऑक्सीजन ही देंगे। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऑक्सीजन ही आप लोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवधि पूर्ण शिशु में नीलिमा इस कारण होता है, तो नीलिमा किस कारण से होता है इसके लिए बात कर रहा है। तो जैसे कि अगर कोई भी बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है, जिसको हम नीलिमा के नाम से जानते हैं। तो श्वसन संकट संलक्षण में ऐसा होता है। संपूर्ण तने हुए शिरस्य क्या है कि संपूर्ण तने हुए शिरस्य प्रदर्शन से हमें महसूस होता है, तो उसके से हमें क्या महसूस होता है? तो भ्रूण का जो अनुकपाल होता है वो महसूस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नाड़ी स्पंद इससे कम है तो न्यूनेट को पुनर्परिवर्तित करना होगा। नाड़ी स्पंदन इससे कम है, किससे कम है? तो अगर 40 बीट प्रति मिनट से कम है तो क्या होगा कि पुनर्वित करना होगा। अगर ऐसी बात करें तो 120 से 160 इसका नॉर्मल होता है, और स्लीपिंग के टाइम पे अगर है 40 to 60 BPM होता है। स्लीपिंग टाइम है अगर तो 40 to 60 BPM होता है अगर बच्चा सो रहा है, और वैसे नॉर्मल कितना होता है? तो 120 से 160 के बीच में होता है।
निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है? तो निवारण का जो तृतीयक स्तर होता है वो उसको स्वास्थ्य उन्नयन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्वास्थ्य उन्नयन के नाम से जानते हैं। अब आप लोग इसका जो इंग्लिश में जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग भी देख लीजिए। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी। एट फीटस हैव फाइन डाउनी हेयर विच इज कॉल्ड, तो इसको लैनुंगो कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर इन एस्पेक्सिया बेबी, तो इसको क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोसिस इज प्रीटर्म बेबी इज ड्यू टू, तो 169 का राइट ऑप्शन होगा सी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इन फुली फ्लेक्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन वी फील, तो इन फुली फ्लेक्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन वी फील, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीपुट ऑफ फीटस। न्यूनेट इज रेसिस्ट्योट इट पल्स इज विलो, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 40 BPM प्रति मिनट। एंड विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन कौन सा होता है? तो हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ प्रमोशन इज टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। तो ये हो गया इंग्लिश में भी, अगर आपको जिसको इंग्लिश में आ रहा हो तो वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि केवल मानव इनका भंडार है, केवल मानव इनका भंडार है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सॉल्मोनेला होगा। राइट ऑप्शन, मानो ही सॉल्मोनेला जो टाइफी होता है उसकी बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। WHO के ताज़ा निर्देशन के अनुसार निर्जलन की किस अवस्था में ORS जरूरी होता है? तो ORS जो होता है किस अवस्था में ज़रूरी होता है? तो इसको आपसे बताना है कि किसी भी प्रकार का अगर निर्जलन है, किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन व्यक्ति के अंदर है, तो उसमें ORS अगर आप ले सकते हैं। अत्यधिक मातृ मृत्यु इसमें देखी गई है, तो मातृ मृत्यु मतलब माता की मृत्यु किसकी वजह से ज़्यादा होती है? तो हेपेटाइटिस ई की में देखी गई है। गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है? तो कौन सा टीका ऐसा है जो कि प्रतिसूचित है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि रूबेला जो होता है वो प्रतिसूचित एक वैक्सीन होता है। अच्छा, इसमें इसमें जो टीटी का वैक्सीन होता है वो गर्भावस्था के दौरान लगता है। पोलियो के प्रसारण में इस कार्य का आरंभिक टोक डाल सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एजेंट जो होते हैं, कारक जो होते हैं वो पोलियो के प्रसारण में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीका जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले दिया जाता है तो वो कौन सा टीका है? तो वो टीका होता है BCG, और BCG जो होता है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है और आधे घंटे या 24 घंटे के अंदर इसको लगाना अनिवार्य होता है। BCG जो होता है वैक्सीन, ये टीबी के लिए या फिर लेप्रोसी के लिए भी इसके लिए लगाया जाता है। BCG टीका बच्चों को ऐसे दिया जाता है, तो BCG जो टीका होता है बच्चे को अंतःत्वची, जिसको हम इंटरडर्मल 15 डिग्री कहते हैं, इस पे दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस परीक्षण को पढ़ा जाता है। इसके बाद जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको कितनी देर बाद पढ़ा जाता है, कितनी बार देखा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 72 घंटे के बाद देखा जाता है। अब आप देख लीजिए थोड़ा इंग्लिश में भी। सो 173 क्वेश्चन इज ओनली ह्यूमन बींग्स आर रिजर्वियर फॉर, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो 173 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सॉल्मोनेला होगा। एज पर द लेटेस्ट WHO गाइडलाइंस विच डिहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर्ड ORS, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, एनी फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैक्सिमम मैटरनल मॉर्टेलिटी इज सीन, मॉर्टेलिटी रेट किस में देखी जाती है? तो हेपेटाइटिस जो ई होता है इसमें, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रूबेला। इन पोलियो ट्रांसमिशन ईजी ब्लॉक केयर बी अप्लाइड बाई एक्टिंग ऑन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एजेंट होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वैक्सीन विच इज गिवन इन द अर्लीज ऑफ प्रेगनेंसी, सो इसका अर्लीज ऑफ क्या होता है? अर्लीज ऑफ प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी, अर्लीज ऑफ डिलीवरी, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन इंट्राडर्मली, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 180 क्वेश्चन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज रीड आफ्टर 72 आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारे बचे हैं कुल 10-15 क्वेश्चन और हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे और
जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, किस टाइप के आए थे, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगी किस तरीके से हमें मैथ, जीएस, रीजनिंग एंड हिंदी और कौन सा इंग्लिश सब्जेक्ट, कौन कौन सा कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा पेपर देखने के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नहीं।